Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing good. आज हम सॉल्व करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स 2 का जनवरी 2024 का पेपर। तो ये जनवरी 2024 टर्म का पेपर है। ये कुछ चीज़ें दी गई होती है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का टेबल एज यूजुअल। हम ऑलरेडी मई 2024 का पेपर ऑलरेडी कर चुके हैं। पहले उसको जाके देख लेना क्योंकि वो लेटेस्ट PYQ है, देन इस पे जंप ऑन करना, ठीक है। नवीन टॉसेस पेयर कॉइन ट्वाइस। जो नवीन है उसने दो पेयर कॉइन टॉस करे ट्वाइस, दो कॉइन टॉस करे मतलब कॉइन ट्वाइस, ठीक है। सुमन टॉसेस अनदर पेयर कॉइन 2 टाइम्स। सुमन ने भी कॉइन को टॉस करा 2 टाइम्स। लेट अ रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स नंबर ऑफ हेड बाय नवीन। x डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड बाय नवीन, नंबर ऑफ हेड बाय नवीन। And y denote number of head by Suman. Y denote number of head by Suman. Y denote कर रहा है number of head by Suman, ठीक है। रिस्पेक्टिवली हमें जॉइंट PMF देना है। सबसे पहले तो मुझे रेंज बता दो x और y की। जो नवीन ने दो कॉइन टॉस करे, या तो उसको हो सकता है कि एक भी हेड ना आए, ठीक है। क्या क्या सैंपल स्पेस बनेगा? जो दो कॉइन टॉस करेगा उसका क्या क्या सैंपल स्पेस बन सकता है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। हो सकता है कि जो उसने दो कॉइन टॉस करे उस पे एक हेड आया हो, ठीक है। एक हेड आने के ये दो केसेस है, टेल हेड और हेड टेल। एक भी हेड नहीं आया हो तो आया होगा टेल टेल। और दो हेड आ सकते हैं, दो हेड भी आ सकते हैं, दोनों पे हेड आ गए तो हेड है। एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है? एक्स वैल्यू ले सकता है 0, 1, 2। या तो एक भी हेड नहीं आया होगा, या एक हेड आया होगा, या दोनों के दोनों हेड आएंगे। सिमिलरली वाई में भी क्या होगा? या तो एक भी हेड नहीं आया होगा, या एक हेड आया होगा, या दो हेड आए होंगे, ठीक है। इससे कुछ ऑप्शन एलिमिनेट होता है क्या? यहाँ है 0, 1, 2, यहाँ है 0, 1, 2, सही है। यहाँ 0, 1, 2, यहाँ भी 0, 1, 2। ये देखो लास्ट ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। नंबर ऑफ हेड 0 भी होंगे, ठीक है। एक भी हेड नहीं आया हो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। अब इनमें से अलग अलग वैल्यू देखो ताकि हम मिनिमल चीजें कैलकुलेट करके ऑप्शन एलिमिनेट कर सके। अगर मैं ये वाला कैलकुलेट कर लेता हूँ, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0। देखो हाँ, आपको देखना पड़ेगा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0। इसमें है 1/16, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0। इसमें है 1/8 और x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0। इसमें है 1/4। मैं सिर्फ एक कैलकुलेट करके ऑप्शन टिक कर पाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो ऐसी चालाकी तो लगानी है। x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0। हाँ, जॉइंट है तो दोनों साथ में होना चाहिए, है इंटरसेक्शन, ठीक है। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? नंबर ऑफ हेड बाय नवीन, और y रिप्रेजेंट कर रहा था नंबर ऑफ हेड बाय सुमन, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो हेड आना चाहिए नवीन का वो सिर्फ एक आना चाहिए, और ये बोल रहा है कि जो सुमन के जो नंबर ऑफ हेड आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। x इक्वल टू 1 आने का क्या मतलब है? एक हेड आ रहा है। कौन से दो पॉसिबल आउटकम्स है? या तो हेड टेल आ रहा होगा या टेल हेड आ रहा होगा नवीन के लिए, ठीक है। या तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, x और y इंडिपेंडेंट है। इसके हेड आने, नवीन इनके हेड आने या ना आने से, सुमन के हेड आने या ना आने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, जॉइंट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल। x इक्वल टू 1 इंटू प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 0। अगर डायरेक्ट यहाँ से करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। जॉइंट मतलब बस इतना समझ लो कि जॉइंट मतलब होता है इंटरसेक्शन, दोनों साथ में हो रहे हो। बस इतना अगर आपको समझ आता है तो आप इसको यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक हेड मारा होगा मतलब या तो हेड टेल आ रहा होगा या टेल हेड आ रहा होगा। तो हमारा फेवरेबल क्या है? दो केसेस है, और टोटल केसेस कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो हो गई 2/4, दैट इज 1/2, ठीक है। नवीन के एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। या तो हेड टेल आ रहा होगा या टेल हेड आ रहा होगा। दो केसेस है और टोटल 4 केसेस थे, तो उससे डिवाइड, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? तब तक हम प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। सिर्फ एक हेड आया है क्या नवीन का? नहीं, जहाँ सुमन के 0 हेड आए हैं उसको भी मिलाना है, ठीक है। तो हमारा पूरा काम कब होगा?
जब एक हेड नवीन का चूज कर लेंगे और 0 हेड सुमन के चूज कर लेंगे, ठीक है, तब तक प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी पढ़ाया है और फर्स्ट वाला जो PYQ है उसमें भी बता दिया था, ठीक है। सो y इक्वल टू 0 मतलब नंबर ऑफ हेड बाय सुमन आ रहा होगा 0। सो कौन सा केस है जब हेड 0 आएंगे, वो केस है सिर्फ टेल कॉमा टेल, ठीक है। सो एक केस है, टोटल कितने केस बन सकते हैं, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, तो टोटल 4 केस बन सकते हैं। तो ये जाएगा 1/4। सो आंसर आ रहा है 1/8। और यहाँ से देखो इसका मतलब क्या है, एक हेड आना चाहिए नवीन का, तो ऐसा कितने केस, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है एक हेड आने की, 1/2। और सुमन का आना चाहिए टेल, तो सॉरी 0 हेड आना चाहिए, मतलब आ रहा होगा टेल टेल, ठीक है। सो पहले टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, नेक्स्ट टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दोनों साथ में आ रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई होंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। तो 1/2 इंटू 1/4 दैट इज 1/8, ठीक है। सो किसी से भी निकालो, डायरेक्ट जॉइंट से निकालो या जॉइंट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल करके निकालो, क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट है, सो आप साथ को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो 1/8 आना चाहिए, सो ये इसमें है 1/16, गलत ऑप्शन। इसमें है 1/8 इसलिए सही ऑप्शन, और इसमें है 1/4 इसलिए गलत ऑप्शन, है ना। हाँ, थोड़ा सा पेपर में कम टाइम होता है तो ऐसे ही दिमाग लगा के सॉल्व करना है, सारे के सारे नहीं निकालने, ठीक है। सो अब आ जाते हैं इस पे, सपोज x एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल विद मीन्स। सो x एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x दिया है 10 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y दिया है 20 और वेरिएंस ऑफ x दिया है 2 और वेरिएंस ऑफ y दिया है 4 और वेरिएंस ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट करना है, और एक हिंट दी है दैट एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट देन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर आल्सो इंडिपेंडेंट। सो वेरिएंस ऑफ एक्स के फॉर्मूले से एक्स वाई बनाओ, तो वेरिएंस ऑफ एक्स होता है तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एक्स की जगह सिर्फ एक्स वाई रखना है, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई इसका स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो बस सॉल्व करना है इसको, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दोनों में बटेगा ये, तो ये होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और दिया है कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ क्या दिया है, इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट देन x स्क्वायर एंड y स्क्वायर आर आल्सो इंडिपेंडेंट। ये हिंट बहुत इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन के लिए। सो अगर ये x स्क्वायर और y स्क्वायर भी इंडिपेंडेंट है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर, ठीक है। सो इसको ऐसा लिख लो, सो ये जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर। जब इंडिपेंडेंट होते हैं जब ही लिख सकते हैं ना, अगर इंडिपेंडेंट नहीं होते तो मत लिखना। माइनस एक्स वाई भी इंडिपेंडेंट है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई को आप लिख सकते हो एज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। सो दिस वुड बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर तो बाद में लगा लेंगे, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आप निकालना है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर निकालना है। अगर हमारे पास पीएमएफ टेबल रहता, ठीक है, या एक्स की रेंज रहती या वैल्यू रहती, तो क्या करते हैं हम एक्स का स्क्वायर करते और उससे प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर देते, बट ऐसा कुछ है नहीं। सो अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है तो आपको यहाँ वेरिएंस को याद करना पड़ेगा। ये मैंने याद दिलाया जब भी एक्स स्क्वायर के लिए आपके पास पीएमएफ टेबल नहीं हो, ठीक है, या आपके पास रेंज नहीं हो एक्स की जहां से आप एक्स को एक्स स्क्वायर में पहले कन्वर्ट कर सको और फिर प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करो, तो वहां एक्स स्क्वायर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये जब मैं वीक 3 पढ़ा रहा था मैंने तभी आपको बता दिया था, ठीक है। सो वेरिएंस ऑफ एक्स हमें ऑलरेडी गिवन है, सो वेरिएंस ऑफ एक्स कितना है, वेरिएंस ऑफ एक्स है 2, ठीक है। तो 2 इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कितना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स तो दिया है जो कि है 10, ठीक है, विद मीन्स 10, मीन्स मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये, सो ये हो जाएगा 100 माइनस इधर जाकर हो जाएगा प्लस, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो स्क्वायर है वो हो जाएगा प्लस 100 प्लस 2 दैट इज 102। सिमिलरली वेरिएंस ऑफ वाई से आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई भी निकाल लो, सो वेरिएंस ऑफ वाई इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई होल स्क्वायर। सो वेरिएंस ऑफ वाई कितना दिया है
वेरिएंस ऑफ y दिया है 4, ठीक है। सो वेरिएंस ऑफ y दिया है 4, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर कैलकुलेट करना है, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y तो दिया है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y दिया है 20, मीन्स इज 20, so एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 20, सो पर सिर्फ 20 नहीं है, उसका स्क्वायर है, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर 400, इधर जाएगा 404, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर कम्स आउट टू बी 400, 404, सॉरी, प्लस 4 इज ऑल्सो देयर, सो 404 इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर, ठीक है। सो जस्ट यहाँ वैल्यू पुट कर दो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कितना था, वो था 102, ठीक है, ये देख लो यहाँ, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर है 404, माइनस जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है वो है 10, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई है वो है 20, तो यहाँ 10 है और 20 है, तो पहले दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 200 होगा और अब उसका स्क्वायर होगा, ठीक है। सो 200 का स्क्वायर होगा भाई, तो 102 जब आप कैलकुलेट करते हो, सो कैलकुलेटर यूज करने लो, 102 इंटू 404, सो ये आ रहा है 41,208, माइनस ये 200 का स्क्वायर तो 40,000 हो जाएगा, है ना, 2 का स्क्वायर 4 और 2 स्क्वायर के 2 और, ठीक है, 2 जीरो के 2 स्क्वायर, सो ये आंसर आ जाएगा बाय 1208, सो इट इज करेक्ट, सो दिस इज 1208, ठीक है। तो बस यही चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी इंडिपेंडेंट हुआ, तो वो कंडीशन लगाई, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर हमारे पास पीएमएफ टेबल नहीं है, तो हम एक्स की वैल्यू पता ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो वो निकालेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें, सो CDF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन, और सिर्फ एक कंडीशन दी है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सो CDF हमें दे रखा है, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूस होता तो वो यहाँ ऐसी कंडीशन देते जहां दोनों तरफ या तो इक्वल टू होता, या तो वो लिख देते कि इट इज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। सो अगर कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट ही डिस्क्रीट मान के चलो, है ना। मैंने ये बहुत अच्छे से लेक्चर में बताया है कि कहाँ डिस्क्रीट मानना है, कहाँ कंटिन्यूस मानना है ना। अगर ये गलती करोगे तो यहाँ आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो बाइट अगर कंटिन्यूस हुआ तो वो यहाँ या तो कंटिन्यूस लिख के देंगे, या तो पीडीएफ देंगे, या यहाँ एक्स दोनों तरफ इक्वल टू होगा, क्योंकि डिस्क्रीट में सिर्फ एक तरफ इक्वल टू होता है, ठीक है। यहाँ भी सिर्फ देखो एक तरफ इक्वल टू है, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन चीज यहाँ है एक तरफ इक्वल टू है ना, तो यह बाय डिफॉल्ट डिस्क्रीट कंसीडर करके चलो। तो एफ एक्स दिया है और प्रोबेबिलिटी पूछी है -4 से 6 तक, तो यहाँ भी खाली, तो हमें दूसरे स्लाइड पे आते हैं ऐसा। तो ये प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहा था, सो ये उसका है, ठीक है, उसी के जस्ट पार्ट लेक्चर बना रहा हूँ ये नेक्स्ट पेपर का। सो जो हमें CDF है ना, कैपिटल एफ है, CDF दे रखा है 1 माइनस ई रेस टू द पावर -4x, 1 माइनस ई रेस टू द पावर -4x, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 अदरवाइज, और प्रोबेबिलिटी पूछी है दैट x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन इक्वल टू 6, आई थिंक यही पूछी है, ठीक है। सो पहले तो हमारा x की रेंज क्या क्या है CDF की, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पहले तो इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, सो दैट इज प्रोबेबिलिटी -4x इज लेस देन 0, ठीक है, और हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी वेयर x इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, सो प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू 6 तक जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको हमने पार्ट वाइज तोड़ लिया, सो इसकी तो अगर 0 से छोटा है वेरिएबल, ठीक है, तो CDF उसका 0 है, ये हमें गिवन, ठीक है, CDF है, PDF नहीं है, ठीक है। सो सॉरी, डिस्क्रीट है तो PMF नहीं है, CDF, ठीक है। सो अगर 0 से छोटा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो हो गई 0, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे, तो ये क्या लिखा है 0 से 6 तक होने की, सो ये कुछ नहीं है, ये है fx ऑफ 6, कैसे कैसे CDF ऑफ 6 कैसे, सो CDF ऑफ 6 क्या बताता है, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0, सो 0 से लेके जो जिस वैल्यू का आप CDF निकाल रहे हो टिल दैट पॉइंट, दैट इज 6 तक का,
सो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी प्रोबेबिलिटीज ऐड कर देता है, 0 से 6 तक की सारी प्रोबेबिलिटीज ऐड कर देगा, ठीक है। सो यही तो चाहिए हमें, 0 से लेके 6 तक की सारी प्रोबेबिलिटीज ऐड कर दी। सो यही हमारा आंसर होने वाला है, दैट इज f(x) ऑफ 6। यहाँ कुछ लोग गलती करते हैं, वो लगाते हैं f(x) ऑफ b माइनस f(x) ऑफ a। ये क्यों नहीं लगाना है, इसके लिए बहुत आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर ये लगाते हो, ठीक है, f(x) ऑफ 6 माइनस f(x) ऑफ 0, ठीक है, तो ये क्या प्रोबेबिलिटी देगा, ये प्रोबेबिलिटी देगा आपकी x लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो ये जो f(x) ऑफ 0 होता है, ये इक्वल टू वाला साइन यहाँ से माइनस हो जाता है। ये मैंने थ्योरी में बहुत डिटेल में पढ़ा के रखा है, यहाँ उतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पढ़ाता कि ये इक्वल टू 0 कैसे हट जाता है, ठीक है। तो थ्योरी इसकी वीक 4 की 2x पे जरूर देख लेना, है ना, बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो ये इक्वल टू यहाँ से हट जाएगा, बट डिस्क्रीट में इक्वल टू का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इक्वल टू 0 होना या ना होना डिस्क्रीट में बहुत वैल्यू रखता है, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूस होता तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट 0 हो जाती है, बट डिस्क्रीट में प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0 कुछ ना कुछ होगी ही होगी, ठीक है। सो आप इसको माइनस नहीं कर सकते, ये नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर ये लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 की प्लस करना पड़ेगा, मतलब f(x) और 0 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। सो f(x) ऑफ 6 फॉलो क्या कर रहा था, सो ये है 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस 4x, तो ये उसका फंक्शन है, तो फंक्शन में हमें 6 पुट करना है। सो 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस 4, x की जगह 6, सो ये जाएगा 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस 24, ठीक है। हाँ, ये मैंने थ्योरी लेक्चर में भी ये क्वेश्चन कराया है और वहाँ बहुत डिटेल में समझाया था ये क्यों नहीं लगाना है। अगर ये लगाते हो तो आपको ये ऐड करना पड़ेगा, इसलिए वीक 4 की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कंटिन्यूस कहाँ डिस्क्रीट यूज करना है, एक एक चीज बहुत डिटेल में बता रखी है। सो 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस 24, तो ये सही है और बाकी सारे गलत। सो अब जाते हैं इस पे। सो एनालिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इमिशन इंस्पेक्शन ऑन बाइक। सो एक एनालिस्ट है जो इंस्पेक्शन करता है बाइक्स का, इमिशन मतलब धुआं निकालना, है ना, ऐसे ही कुछ होता होगा। सो एमिशन मतलब नॉइस, सॉरी नॉइस पॉल्यूशन बोल रहा हूँ, एयर पॉल्यूशन जो बाइक कर रही है, ठीक है। ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन द एनालिस्ट फाउंड दैट द 10% ऑफ बाइक फेल्स द इंस्पेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी दी है फेल्स इंस्पेक्शन, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ फेल्स इंस्पेक्शन, ये है 10%। सो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 10% को कैसे लिखते हैं, 1/100, सो ये हो जाएगा 0.1%। हाँ, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी कांट बी ग्रेटर देन 1, सो 10 थोड़ी हो सकती है प्रोबेबिलिटी। लेट एक्स बी अ ज्योमेट्रिक वेरिएबल, सो एक्स फॉलो कर रहे हैं ज्योमेट्रिक, सो या तो फॉर्मूला लगा लो या तो मैं तो बिन फॉर्मूले के भी कर देता हूँ, सो दोनों दिखा दूंगा। विच डिनोट्स द नंबर ऑफ बाइक्स द एनालिस्ट इंस्पेक्ट अंटिल अ बाइक फेल्स द इन इंस्पेक्शन। सो ज्योमेट्रिक क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स नीडेड टू गेट फर्स्ट सक्सेस, ठीक है। तो आपका फर्स्ट सक्सेस कौन से ट्रायल में आया, क्या फर्स्ट ट्रायल में आया, क्या सेकंड ट्रायल में आया, क्या थर्ड ट्रायल में आया, क्या फोर्थ ट्रायल में आया, क्या फिफ्थ ट्रायल में आया, ये पढ़ा रखा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, इसका फील आ जाएगा आपको वहाँ। सो अंटिल अ बाइक फेल्स एन इंस्पेक्शन अज्यूम दैट द रिजल्ट ऑफ ईच इंस्पेक्शन आर इंडिपेंडेंट। हाँ, तो एक गाड़ी के खराब होने या ना होने से दूसरे पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो सबसे पहले तो रेंज पूछिए एक्स की। तो एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स नंबर ऑफ बाइक दैट एनालिस्ट इंस्पेक्ट अंटिल अ बाइक फेल्स। तो एनालिस्ट जब तक बाइक को इंस्पेक्ट करेगा जब तक आपको पहली खराब बाइक नहीं मिल जाए, ठीक है। सो अगर मैं कोई इंस्पेक्शन ही नहीं करूँ, ठीक है, अगर मैंने कोई ट्रायल ही नहीं है, 0th ट्रायल है, अगर मैंने कोई इंस्पेक्शन ही नहीं करा तो खराब कैसे हुई गाड़ी। सो मिनिमम रेंज 1 तो होगी ही होगी, ठीक है। ये मैंने ज्योमेट्रिक में भी बताया था, ज्योमेट्रिक की जो मिनिमम रेंज होगी वो 1 तो होगी ही होगी, ठीक है। क्योंकि कम से कम आपको एक ट्रायल कंडक्ट करना पड़ेगा टू गेट योर फर्स्ट सक्सेस। अगर आपको एक हेड चाहिए, अगर आपने कोई ट्रायल ही नहीं करा तो हेड कैसे मिला, तो पहला हेड चाहिए। सो फर्स्ट हेड या तो फर्स्ट कॉइन पे आएगा या इन्फिनिटी कॉइन तक भी आए या ना आए, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। सो सपोज आपने कोई भी इंस्पेक्शन नहीं करा, सो आपको क्या बोलते हैं, फेलियर वाली बाइक मिलेगी ही नहीं, तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। सो आपने सपोज फर्स्ट इंस्पेक्शन करा, उसी पे आपको फेलियर वाली बाइक मिल गई, तो आप यहाँ रुक जाओगे। आपने 2 इंस्पेक्शन करा, पहला वाला अच्छी मिल गई, है ना, गुड लिख देता हूँ, और दूसरी वाली फेलियर मिली, तो यहाँ रुक जाओगे।
तीसरे में पहली दो वाली गुड मिल गई और थर्ड वाली फेलियर मिली, यहाँ रुक जाओगे। सो रेंज स्टार्ट होगी 1 से, ना कि 2 से, ठीक है, ना कि 0 से। सो रेंज 1 से स्टार्ट होगी और ऐसा हो सकता है कि आपको सारी अच्छी की अच्छी बाइक मिलती जा रही है। सो ये इन्फिनिटी तक जा सकता है, आप रुक ही नहीं रहे। जब तक आपको फेलियर वाली बाइक मिलेगी नहीं तब तक रुक नहीं सकते। सारी की सारी बाइक अच्छी हो तो कभी रुकोगे ही नहीं, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल में हम कर चुके हैं। अब टाइम कम है इसलिए जल्दी कर रहे हैं, नहीं तो ये लेक्चर भी 2 घंटे का बन जाएगा। What is the probability that the first failed inspection occurs on the fifth inspection? So ये पूछ रहा है व्हाट इज जो फर्स्ट फेल्ड बाइक है वो आनी चाहिए फिफ्थ ट्रायल पे, है ना। फिफ्थ इंस्पेक्शन पे हमारी फर्स्ट फेल्ड बाइक आना चाहिए। तो फर्स्ट 4 पे क्या आ रही होगी, गुड बाइक्स आ रही होगी, ठीक है। सर या तो आप ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला लगा लो या तो डायरेक्ट देख लो। फर्स्ट पे गुड की आने की प्रोबेबिलिटी देखो, अगर फेल्ड बाइक की प्रोबेबिलिटी है, फेल्ड बाइक की प्रोबेबिलिटी है 0.1, तो गुड बाइक की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दैट इज 1 माइनस 0.1 दैट इज 0.9 ना। 1 माइनस फेल वाले की दैट इज गुड की आ जाएगी 0.9। सो पहले पे गुड आने की प्रोबेबिलिटी 0.9। क्या हमारा काम पूरा हो गया? हमारा काम जब पूरा होगा जब हम फर्स्ट फेल्ड बाइक ले लेंगे, तो अभी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी। सेकंड पे आने की 0.9, थर्ड पे आने की 0.9, फोर्थ पे आने की 0.9। जब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। अब आए फिफ्थ पे फेलियर आया है, ठीक है, तो इसकी 0.9 नहीं होगी, इसकी होगी 0.1, ठीक है। फेलियर की प्रोबेबिलिटी है 0.1, तो आप इसको कैलकुलेट करना, इसके बीच आ जाएगा। और अगर ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। ये तो कॉन्सेप्ट से कर लिया, यहाँ से मैंने फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया था, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, बट अगर फॉर्मूला से करना है सो जो आपकी फर्स्ट n-1 टर्म होगी, ठीक है, उस पे आ रहा होगा फेलियर, और जो आपकी लास्ट टर्म होगी उस पे आ रहा होगा सक्सेस। तो फेलियर आ रहा होगा फर्स्ट 4 टर्म पे और सक्सेस आ रहा होगा फिफ्थ टर्म पे। तो फिफ्थ टर्म पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p और फर्स्ट 4 पे फेलियर आ रहा होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p। सो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इसमें क्या डिफाइन करा है? हमने इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिफाइन करा है एज फेलियर वाली बाइक, है ना। हम जब रुकते हैं जब हमें फेलियर मिलता है ना, तो सक्सेस सोच के गुड ही नहीं सोचना है। फेलियर वाली बाइक है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो फर्स्ट 4 पे आ रहा है हमारा वो अच्छी वाली बाइक्स, तो अच्छी वाली बाइक्स आने की प्रोबेबिलिटी है 0.9, या ऐसा भी लिख सकते हो 1 माइनस 0.1, क्योंकि हमारा फेलियर ही है ये वाली प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो लास्ट वाली बाइक का आ रहा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दैट इज 0.1। सो इसमें भी वैसे ही है, पहले 4 पे आया 0.9 और लास्ट पे आया फेलियर, ठीक है। सो यहाँ हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को डिफाइन करा है फेलियर, ठीक है। सक्सेस सोच के गुड ही नहीं सोचना है, कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, गुड भी हो सकता है बैड भी हो सकता है ना, नहीं तो लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट दे रखा है और हमसे पूछिए एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो समेशन x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमने क्लास में भी करा था। तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है? -1, 0, 2 और 3, है ना। और उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी है? -1 की है 0.2, 0 की है 0.3, 2 की है 0.2 और 3 की है 0.3। सो बस x के साथ उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करो। सो -1 इंटू प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.2 है, प्लस x का वैल्यू ले सकता है 0, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आना है, फिर भी लिख लेते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3 है, प्लस x इक्वल टू 2, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? इसकी प्रोबेबिलिटी है अगेन 0.2, और x इक्वल टू 3 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -0.2 प्लस 0 प्लस 0.4 प्लस 0.9, तो ये जाएगा 1.3 माइनस 0.2 दैट इज 1.1। तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 1.1 ही आ रही है, ठीक है। अब ये बोला है एक्स और वाई आईआईडी है, ठीक है। तो एक्स और वाई आईआईडी है और वो यूनिफॉर्म वैल्यू ले रहे हैं -1, 0 और 1 में से। तो यूनिफॉर्म है तो प्रोबेबिलिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो तीनों की होगी 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है। और z को डिफाइन करा है x प्लस वाई, ठीक है। तो z को डिफाइन करा है x प्लस वाई। तो आओ कंडीशन देख लेते हैं यहाँ क्या क्या बन सकती है। तो x y z इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वाई।
सो देखो x वैल्यू ले सकता है 0 1 2, यूनिफॉर्म है, ठीक है, 0 1 सॉरी 0 1 2 नहीं, -1 0 1, ठीक है। सो x वैल्यू ले सकता है -1 0 1, सिमिलरली y वैल्यू ले सकता है -1 0 1। सो इनके केसेस क्या क्या बनेंगे, -1, तो इसके -1 के साथ क्या आ सकता है, इसके साथ आ सकता है y का 0, y का -1, y का 1, ठीक है। अब x को फिक्स करो 0 0 0, इसके साथ भी तीनों केस आ सकते हैं, -1 0 1, और x को अगेन फिक्स कर दो 1 1 1, इसके साथ भी आ सकते हैं -1 0 1। बस अब इनका केसेस बना लिए। अब z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सो -1 प्लस 0 इज -1, और -1 का मॉड लोगे तो 1, -1 -1 -2 का मॉड 2, सो -1 प्लस 1 0, और 0 का मॉड 0, -1 का मॉड प्लस 1, 0 प्लस 0 0 का मॉड 0। हाँ, तो कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। सो मैं भी थोड़े क्विकली कर रहा हूँ। सो 0 प्लस 1 का मॉड 1, -1 प्लस 1 हो जाएगा 0, और 0 का मॉड होगा 0, 1 प्लस 0 होगा 1, और 1 का मॉड होगा 1, और 1 प्लस 1 होगा 2, ठीक है, तो उसका मॉड होगा 2। सो अब जो हमारी z है उसकी सबसे पहले तो मेरे को रेंज बताओ। तो ये तो ये वैल्यू ले सकता है 0, या ले सकता है 1, या ले सकता है 2, तो इसकी रेंज है 0 1 2। इसके बेसिस पे क्या ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं, 0 1 2 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है सिर्फ 0 और 1, तो एक ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट होगा कि रेंज होगी 0 1 2, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी देख लो, 0 कितने बार आ रहा है, 1 2 3, ठीक है, सो 3 टाइम्स आ रहा है। सो अब इसकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। तो x की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कितनी थी, x के -1 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3, है ना। x 3 वैल्यू ले सकते हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी है इंडिविजुअल की 1/3। y के 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/3, बट हमारा काम क्या है यहाँ, x और y साथ में -1 और 0 आना चाहिए, तभी तो ये पेयर बनेगा। x प्लस y जब 1 होगा जब x ले वैल्यू -1 और y वैल्यू ले 0, तो ये काम हमारा साथ में होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, x और y को चूज करना, तो दोनों को चूज करना है पेयर को, है ना। तो सिर्फ x को चूज करने की प्रोबेबिलिटी नहीं, x और y को चूज करने की साथ में, तो दोनों साथ में जब चूज होंगे जब दोनों की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। आप प्रोबेबिलिटी को तब तक मल्टीप्लाई करोगे जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता। तो हमने हमारा काम था x और y का एक पेयर चूज करना। सो सिर्फ x की प्रोबेबिलिटी नहीं, y भी जब तक चूज नहीं कर लेते तब तक हमारा काम पूरा नहीं होता। तो ये हो जाएगा 1/9, या ये देख सकते हो कि टोटल 9 केसेस है। सिंस दोनों यूनिफॉर्म थे, सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 9 केस, तो सबकी सारे केसेस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/9, ठीक है। 9 केसेस है, सबकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/9। या तो ऐसा सोच सकते हो कि आपको जब तक पेयर चूज नहीं कर लेते तब तक पूरा काम नहीं होता। सो x को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, y को चूज करने की 1/3, टोटल काम जब होगा जब दोनों चूज कर लोगे, दैट इज 1/9। सो x इक्वल टू 0 कितने बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, सो 3 बार आ रहा है, तीनों बार आने की प्रोबेबिलिटी 1/9, ठीक है। सो ये हो जाएगा 3/9, दैट इज 1/3। सो 0 आने की प्रोबेबिलिटी तो हो गई 1/3। अब 1 की देख लो, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, है ना। ये 1/9 1/9 1/9 ऐसे 9 टाइम्स होंगे, सो 9 इंटू 1/9 दैट इज 1। सो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली 1 होती है, सो वो यहाँ से सही भी हो गई, है ना। सो ये आप मैच भी कर सकते हो। सो 1 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4, सो 4 टाइम्स आ रहा है 1, सो 4 सारे बार आने की प्रोबेबिलिटी 1/9, सो दिस इज 4/9। x इक्वल टू 2, सो ये कितने बार आ रहा है, 1 2, 2 बार आ रहा है, ठीक है। सो ये आ रहा है 2 टाइम्स, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/9, सो ये जाएगा 2/9। अब मैच कर लो भाई, 1/3 4/9 2/9, 1/3 4/9 2/9, तो ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। हाँ, कैलकुलेशन तुम्हारा काम है, बाकी ये मेरा समझाने का काम था ना कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली बहुत डिटेल में हमने लेक्चर में वीक 2 में देखा है कि ये कैसे आता है, ठीक है। सो इसलिए लेक्चर देख लोगे, वहाँ सारे PYQs ऑलरेडी, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बस रिवीजन कर रहे हो, है ना। आपने सब कुछ पहले करके रखा है, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब इन्होंने पूछ लिया है प्रोबेबिलिटी बताओ x के 0 होने की गिवन दैट z इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b को कैसे सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ a
इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब कॉमन जब दोनों साथ में हो, x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी z इक्वल टू 1। इसको केसेस उठा लो और डिवाइड कर दो, है ना। सो कहाँ x इक्वल टू 0 है और z इक्वल टू 1 है, तो एक केस तो मेरे को ये दिख रहा है कि यहाँ x इक्वल टू 0 है और z इक्वल टू 1 है। x की वैल्यू हो रही है 0 और z की वैल्यू हो रही है 1। और सिमिलरली एक और केस दिख रहा है यहाँ, जहाँ x 0 हो रहा है और z 1 हो रहा है, तो ये दोनों चीज साथ में होना चाहिए ना, x भी 0 होना चाहिए और z भी 1 होना चाहिए। तो जहाँ x इक्वल टू 0 है और साथ में z इक्वल टू 1 है, तो इसके दो केसेस बन रहे हैं। ठीक है, सो इसकी दो केसेस है, टोटल कितने केसेस है, 9। ठीक है, और नीचे क्या था हमारे पास, प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू 1। सो अब देख लो z 1 कितने बार हो रहा है, तो यहाँ हमने देखा था, तो ऐसे 4 केसेस थे, है ना, 1 2 3 और 4। सो ऐसे 4 केसेस थे, टोटल कितने हैं, 9। तो ये 9 से 9 कट जाएगा, 2/4 हो जाएगा, 1/2। सो ऐसे दो केसेस थे जहां z भी 1 हो रहा था और उसके साथ x भी 0 था, और ऐसे 4 केसेस थे जहां z 1 हो रहा था। ठीक है, सो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2। सो 1/2 इज 0.5, तो दैट इज ऑब्वियसली द सेंटर वैल्यू। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा, नहीं आया तो टाइम स्टैम्प पे बता देना। वैसे तो आ ही जाना चाहिए, आपको यहाँ सिर्फ टेबल बनाना है, उसमें से देखना है प्रिफर्ड क्या थी हमारी, फेवरेबल क्या थी ऊपर कि 0 के साथ 1 आना चाहिए z। ठीक है, तो यहाँ x भी 0 आ रहा है और z भी 1 आ रहा है, तो ये वाले केसेस है। और दूसरा नीचे हमें डिवाइड करना है जहाँ सिर्फ z 1 आ रहा हो, तो इसके साथ x कुछ भी आए y कुछ भी आए उससे हमें मतलब नहीं है। सो z 1 आ रहा है इन 4 केसेस में, जहाँ x आ रहा है -1, जहाँ x आ रहा है 0, जहाँ x आ रहा है 0 और x आ रहा है 1। सो ये चारों केसेस पॉसिबल है। ठीक है, सो ये चारों केसेस हम लेंगे, तो 1/2 दैट इज 2/4 या 1/2 दैट इज 0.5। सो ठीक है, now this question, Kunal and Sanskriti are playing a game. Kunal will roll a pair 6-sided die. So Kunal एक die roll करेगा, ठीक है। Sanskriti will flip a coin as many times as the number shown on the die. So suppose Kunal के die पे नंबर आया 1, so संस्कृति एक बार die रोल करेगी, ठीक है। die rolled once, अगर 2 आता है उसके die पे तो संस्कृति ट्वाइस रोल करेगी, ठीक है। शी विल रोल द डाइस ट्वाइस, अगर 3 आता है तो शी विल रोल इट थ्राइस, अगर 4 आता है तो शी विल रोल इट 4 टाइम्स, 5 तो 5 टाइम्स, 6 आता है तो 6 टाइम्स। सो x रिप्रेजेंट द नंबर डिस्प्लेड ऑन डाई, सो x रिप्रेजेंट करता है नंबर डिस्प्लेड ऑन डाई, ठीक है। सो जो भी नंबर आएगा उतने बार शी विल रोल द डाई, ठीक है। शी विल रोल द, शी विल फ्लिप अ कॉइन, सॉरी शी विल फ्लिप अ कॉइन, तो जितने बार भी नंबर आएगा, अगर 5 नंबर आए तो शी विल 5 टाइम फ्लिप अ कॉइन, अगर 1 आए तो शी विल वंस फ्लिप अ कॉइन, ठीक है। वंस रोल अ डाई नहीं, फ्लिप अ कॉइन, ठीक है। तो शी विल फ्लिप अ कॉइन वंस, शी विल फ्लिप अ कॉइन ट्वाइस, शी विल फ्लिप अ कॉइन 6 टाइम्स मैक्सिमम, अगर 6 आए तो, ठीक है। सो देन y represents the number of head obtained, ठीक है। सो y represents the number of head obtained, नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन्ड, तो जितने बार फ्लिप करा होगा, जैसा आया होगा उस पर कितने हेड आए वो हमें बताना है। सो इफ x इक्वल टू 5, सो दिस इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है, कि x 5 है, दिस इज ऑलरेडी गिवन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताना है कि y क्या क्या वैल्यू ले सकता है गिवन x इक्वल टू 5। सो y गिवन x इक्वल टू 5, सो जो डाई रोल करा कुणाल ने उस पर नंबर आया 5, ठीक है। सो शी विल फ्लिप अ कॉइन 5 टाइम्स, सो 1 2 3 4 5। सो ऐसा हो सकता है कि जो 5 बार उसने फ्लिप अ कॉइन करा, सो उस पर एक बार भी हेड नहीं आया हो, या तो एक बार हेड आया हो, या तो 2 बार हेड आया हो, या 3 बार हेड आया हो, या 4 बार हेड आया हो, या पांचों के पांचों बार भी हेड आने की पॉसिबिलिटी है ना। या तो सारे टेल होंगे, या सारे हेड होंगे, या बीच में एक हेड आएगा, बीच में 2 हेड आएंगे, बीच में 3 4 5, ठीक है। सो रेंज होगा 0 to 5, ना कि 1 to 6। 5 बार तो आपने फ्लिप करा कॉइन, तो 6 हेड कैसे आ गए, सो ये तो वैसे ही गलत है, ठीक है।
और बताना है ये फॉलो क्या कर रहा है। सो बायनोमियल, सो दोनों में बायनोमियल है तो एटलीस्ट बायनोमियल तो फॉलो करेगा। और ऑब्वियसली आप कॉन्सेप्ट लगाओगे। सो अगर 5 ट्रायल्स है उसमें से आपको नंबर ऑफ हेड सिलेक्ट करने हैं, अगर 5 में से 0 सिलेक्ट करने होते हैं तो लगाते हैं आप 5C0, ठीक है। 5 में से 1 सिलेक्ट करने होते हैं 5C1, उस एक जगह पे रखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो कि हेड है, और बाकी 4 जगह पे रखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अगर 3 सिलेक्ट करते हैं तो 5C3, उन 3 जगह पे सक्सेस रखते हैं, ठीक है, और बाकी 2 जगह पे फेलियर रखते हैं। हाँ, सो ये बहुत डिटेल में पहले हम कर चुके हैं, सो अभी के लिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। सो द सीरीज इज वन स्टॉप सॉल्यूशन, सब कुछ करा रखा है, ठीक है। सो बायनोमियल में क्या होता है, बायनोमियल में होता है n, p। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने, फ्लिपिंग अ कॉइन 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स फ्लिप करा है कॉइन, सो दोनों में n 5 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, हेड आना, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होती है 1/2, सो 1/2 सही होगा, 1/6 गलत होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या डिफाइन करिए, नंबर ऑफ हेड। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है हेड आना, ठीक है। एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, उससे कोई मतलब नहीं। अब इसमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1 गिवन x इक्वल टू 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b को कैसे करते हैं, a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। सो प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1 एट द सेम टाइम, और बोल सकते हो उसको इंटरसेक्शन x इक्वल टू 5 गिवन, सॉरी, अब डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5। सो ऊपर बोल रहा है कि ये दोनों चीज साथ में होना चाहिए, इंटरसेक्शन है ना, कॉमा मतलब इंटरसेक्शन, जॉइंट। तो x पे 5 आया, मतलब जो डाई रोल करा था उस पे 5 आया, ठीक है। सो मतलब संस्कृति विल फ्लिप अ कॉइन 5 टाइम्स, उस पे से सिर्फ एक हेड आना चाहिए। y डिनोट्स नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन्ड, तो जो 5 कॉइन फ्लिप करे इस पे एक हेड आना चाहिए, ठीक है। सिलेक्ट कैसे करोगे, 5 ट्रायल्स है उसमें से एक सिलेक्ट करोगे, वहां पे हेड रखोगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रखोगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, बाकी 4 जगह पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होगा, ठीक है। ऐसे भी सोच सकते हो NCR प्रोबेबिलिटी रेस्ट टू द पावर r इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी रेस्ट टू द पावर n माइनस r, ये बायनोमियल का फॉर्मूला है। टोटल ट्रायल है 5, सिलेक्ट कितने कर रहे हो, 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, हेड, सो हेड की है 1/2, सो वो कितने बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। बाकी 4 पे क्या आ रहा है, 5 माइनस 1 दैट इज 4 टाइम्स फेलियर आ रहा है, सो 1 माइनस 1/2 भी 1/2 हो रहा है। तो ऐसे करो, ये लॉजिक से करो या फॉर्मूला लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो 5C1 होगा 5, और 4 1 5 टाइम्स हो जाएगा, सो 1/2 रेस्ट टू द पावर 32 हो जाएगा, सॉरी 32 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 और 1 प्लस ऐड हो जाएगी पावर 2 की पावर 5, 32 होता है, ठीक है। सो ऊपर वाले की तो वैल्यू मिल गई, अब नीचे वाले की वैल्यू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5, ठीक है। सो इधर आ जाओ, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5। सो इसका मीनिंग ये है, जो कुणाल ने डाई थ्रो करा होगा उस पर आया होगा 5। सो द नंबर ऑफ टाइम शी विल फ्लिप अ कॉइन इज 5, उस पे एक हेड आए, उस पे 2 हेड आए, उस पे 3 हेड आए, उस पे 4 हेड आए, उस पे 5 हेड आए, उस पे 6 के 6 हेड आए, उससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दिस इज द कैच, कि उस पे कितने भी हेड आए उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बस हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 आ रहा है, मतलब डाई पे 5 आया होगा, ठीक है। और यहाँ क्या रह गया कि हाँ, तो ये दोनों साथ में होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो आपने ये तो निकाल लिया कि 5 हेड आए, ठीक है, जो अपने का डाई रोल हुआ होगा, ठीक है। ये जो डाई रोल हुआ होगा इस पे आ रहे हैं आपके 5 हेड, ठीक है। सॉरी 5 ट्रायल्स में आ रहा है एक हेड, बट इसकी तो प्रोबेबिलिटी आपने मल्टीप्लाई नहीं करी, दोनों काम साथ में होने चाहिए, है ना। सबसे पहला काम तो क्या था कि आपको 5 सिलेक्ट करना था डाई पे, ठीक है। तो डाई पे 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो होगी 1/6, ठीक है। डाई पे क्या क्या नंबर आ सकते हैं ऐसा सोचो ना। तो जो डाई था, कुणाल जो डाई थ्रो कर रहा था उस पर आ सकता था 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये सारे आ सकते थे। 5 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल, दैट इज एक केस है, बाय टोटल 6 केस है। सो सबसे पहले तो आपको 5 चूज करना पड़ेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/6। और जब आपने चूज कर लिया कि आपका 5 आया है, तो उसके बाद एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये वाली होगी, ठीक है। तो 5/6 इंटू दिस,
ठीक है, ये 6 मल्टीप्लाई होगा तो 5/6 लिख सकते, तो ये तो मिल गई। और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5। सो इसके क्या क्या केस बनेंगे? सो इसको मार्जिनल ऑफ x इक्वल टू 5 भी सोच सकते हो कि x 5 आया, इसके साथ y या तो 0 आए, या x 5 आया तो इसके साथ y 1 आए, या x 5 आया तो इसके साथ y इक्वल टू 2 आए, या तो x 5 आया तो इसके साथ y इक्वल टू 3 आए, या तो x 5 आया तो y इक्वल टू 4 आए, या तो x 5 आया तो y इक्वल टू 5 आए। y इक्वल टू 6 क्यों नहीं हो सकते? उसने 5 बार कॉइन फ्लिप करा होगा, ठीक है, अगर दाएं पे 5 आया तो 6 हेड थोड़ी आ सकते हैं, है ना। तो मैक्सिमम 5 हेड आ सकते हैं या मिनिमम 0 हेड आ सकते हैं। अब इन सब की प्रोबेबिलिटी आपको एक एक से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो इसकी होगी 5C0, ठीक है। तो उस जगह पे एक भी हेड नहीं आ रहे होंगे, सारे के सारे टेल आ रहे होंगे, और बाकी सारे टेल आ रहे होंगे 5 जगह पे। नाउ कम्स 5C1। सो 5 एक जगह आपने सिलेक्ट करी, उस पे हेड रखा, सो 1/2 रेज़ टू द पावर 1 एंड रिमेनिंग विल बी टेल। सो एक हेड आ रहा होगा, बाकी 4 जगह पे टेल आ रहे होंगे। सिमिलरली अगर 2 की करते हो तो 5C2 1/2 रेज़ टू द पावर 2, 2 हेड आ रहे होंगे और बाकी 3 प्लेसेस पे टेल आ रहे होंगे, ठीक है। सिमिलरली 4 की करते हो, सो 5C3 कर लो पहले, तो 3 हेड आ रहे होंगे और 2 जगह पे फेलियर आ रहा होगा। 5C4 कर लो, सो 4 जगह पे हेड आ रहे होंगे, बाकी सारे जगहों पे फेलियर आ रहा होगा, बाकी एक प्लेस पे फेलियर। और अगर 5 के 5 हेड आते हैं तो 5 के 5 पे हेड आएंगे और 0 जगह पे फेलियर आएगा, ठीक है। ये तो फॉर्मूला लगा लो, कुछ भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इन सबको प्लस करना है, और इन सब में जितने भी केसेस है, इसमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऐड होगी, मल्टीप्लाई होगी 1/6। क्यों? क्योंकि आपने चूज करा x इक्वल टू 5 नंबर, सो 5 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि 1/6 से सब में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो ये सारे केसेस एडिशन में, तो 1/6 कॉमन ले लो, ठीक है। अब 5C0 की वैल्यू क्या होती है? वो होती है 1, और 1/2 रेज़ टू द पावर 5 है, तो 1/2 रेज़ टू द पावर 5 आ गया यहाँ। 5C1 की वैल्यू होती है 5, 1/6 तो ऑलरेडी कॉमन ले लिया, और यहाँ है 1/2 रेज़ टू द पावर 6, 1 यहाँ आया है, 4 यहाँ आया है, तो 1/2 रेज़ टू द पावर 5 भी है, सॉरी। थर्ड वाले में 5C2 की वैल्यू क्या होती है? 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, सो ये जाएगा 2, 10। सो 10 होती है उसकी वैल्यू 1/2 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है। 5C3 में क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, हाँ ये सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये भी होगी 10, और उसकी भी हो जाएगी 1/2 रेज़ टू द पावर 5। देखो 3 + 2 5, 4 + 1 5, यहाँ 5, यहाँ 3 + 2 5, सो ये 5 ही होंगे, ठीक है। अब 5C4 पे जाओ, तो 5C4 भी होता है 5, और इसमें भी होगी 1/2 रेज़ टू द पावर 5, और 5C5 की वैल्यू होती है 1, और इसमें भी होगी 1/2 रेज़ टू द पावर 5। सो 1/2 रेज़ टू द पावर 5 कॉमन ले लो, सो 1/6 इंटू 1/2 रेज़ टू द पावर 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ बच जाएगा 1 + 5 + 10 प्लस यहाँ भी 10 है, +5 + 1, ठीक है। हाँ लेंदी हो गया भाई, बहुत लेंदी है। 1/6 इंटू 1/2 रेज़ टू द पावर 5, बट अगर 100 लाना है तो सारे के सारे करना पड़ेगा, मैं तो ऑलरेडी स्कोर कर चुका हूँ, आपकी बारी है। 10 10 20 और 30 और 32, ठीक है। सो ये है, सो ये हो जाएगा 1/6, 1/2 रेज़ टू द पावर 5 हो जाएगा 32, ऊपर भी है 32, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/6 ही आ गया, ठीक है। सो ऊपर की जो वैल्यू थी वो थी 5/6 इंटू 1/2 रेज़ टू द पावर 5। सो ऊपर वाले की जो वैल्यू थी वो थी 5/6 इंटू 1/2 रेज़ टू द पावर 5, और जो नीचे वैल्यू आई है वो आई है सिर्फ और सिर्फ 1/6, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल कर लो, 5/32। अब प्लीज ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, मैं भी कर लेता हूँ और मैं आपको आंसर बता देता हूँ। सो 5 डिवाइडेड बाय
32. So this is 0.15625. 0.15625. So 0.15 ऑब्वियसली इसके बीच में लाया कर रहा है, ठीक है। और क्या सोच सकते हो, देखो x इक्वल टू 5 आना मतलब ये जितने भी केसेस है x इक्वल टू 5 के साथ या तो 0 हेड या तो 1 हेड या तो 2 हेड, तो इसमें सारे केसेस कवर्ड हो गए, ठीक है। सारे केसेस कवर्ड हो गए, तो यहाँ पे 32/32 आया। तो जो ऊपर प्रोबेबिलिटी आई थी, क्योंकि सारे केसेस सेम थे तो ऊपर और नीचे प्रोबेबिलिटी सेम आ गई, इसलिए आंसर 1/6 आ ही गया, ठीक है। सो अगर प्रोबेबिलिटी टोटल हो गई यहाँ, जैसे x इक्वल टू 5 के सारे केस आ गए, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, 3, 4, 5, तो सारे केस आ गए, इसलिए प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। अगर इसमें से एक भी केस नहीं आता, सपोज x इक्वल टू 5 के साथ y इक्वल टू 5 नहीं आता, ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी 1/6 नहीं आती, ठीक। सो आपका काम है ये सारा कैलकुलेट करना, एट द एंड ये बराबर आ गए तो अच्छी बात। नाउ कमिंग टू दिस, आप डाई थ्रो करिए, पहले पे जो भी आएगा उससे कोई मतलब नहीं है सेकंड पे क्या है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। x1 रिप्रेजेंट नंबर ऑब्टेन्ड ऑन फर्स्ट डाई, x2 रिप्रेजेंट नंबर ऑब्टेन्ड ऑन सेकंड डाई, ठीक है। सो x1 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑन फर्स्ट डाई, x2 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑन सेकंड डाई। तो मैंने इसको बहुत डिटेल में लेक्चर में समझाया था, बहुत डायग्राम बना बना के, यहाँ थोड़ा सा क्विकली कर लेते हैं, ठीक है। सो सपोज ये है x1 और ये है x2, ठीक है। सो यहाँ आ जाओ यार, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। सो तो सपोज करो ये है x1, ये है x2। x1 क्या क्या वैल्यू ले सकता है, फर्स्ट डाई पे 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। सो यही सारे पॉसिबल केस है। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। x2 पे क्या आ सकता है, x2 पे भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यही सारे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे केसेस बन गए 36 केसेस, ठीक है। हाँ, मैंने बहुत अच्छे से टेबल बनाया था वहाँ, अब यहाँ जल्दी है थोड़ा सा। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमें बताना है z है मैक्सिमम ऑफ x1, x2, ठीक है। तो z डिफाइन करा है एज मैक्सिमम ऑफ x1, x2, तो जो बड़ा होगा उसकी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। सो z शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3। सो ये बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी z शुड बी लेस देन इक्वल टू 3। सो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब x1 भी मिनिमम हो जाए, x2 भी मिनिमम हो जाए। सो 1, 1 का मैक्सिमम हो जाएगा 1। अगर आप मैक्सिमम ऑफ 1, 1 लो तो ये हो जाएगा 1। सो मिनिमम वैल्यू जो z की मिलेगी हमें वो मिलेगी 1, ठीक है। सो z की यहाँ केसेस बना लो, z लेस देन 3 मतलब z इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी z इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी z इक्वल टू 3, ये तीन केसेस बनेंगे। सो z इक्वल टू 1 में कौन सा कैसे जाएगा, जब मैक्सिमम 1 आ रहा होगा। सो इसका एक ही केस होगा जब 1, 1 आ रहा होगा। जब दोनों 1 लेंगे सो 1, 1 1 दे देगा। अब 1 के साथ 2 लो सो 2 आ गया मैक्सिमम, 1 के साथ 3 लो 3 आ गया मैक्सिमम, 3 के साथ 1 लो तो 3 आ गया मैक्सिमम। अब z इक्वल टू 2 का सोचो, इसके क्या क्या केस पॉसिबल है। सो 1 के साथ 2 आ जाए, या तो पहले डाई पे 2 आ जाए फिर 1 आ जाए सेकेंड डाई पे, या दोनों पे 2 आ जाए। सो ये तीन केसेस पॉसिबल है, ये यहाँ पे देख लो। सो 2 जो है पहले डाई पे जाए और 1 दूसरे डाई पे जाए। इसमें उल्टा कर दो, पहले डाई पे 2 आ जाए और फिर 1 आ जाए। सो 2, 1 यहाँ हो जाएगा 1, 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, 2। सो ये ऐसा कुछ बन रहा है। हाँ, बनने से मतलब नहीं, आपको तो वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए, इस पर हमेशा फोकस मत करना। 1 पे सिर्फ इतना ही बनेगा और 3 पे देखना ये फिर से ऐसा ही पैटर्न बनेगा। सो z इक्वल टू 3 पे क्या ले सकते हो, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 2 और 3, 1। सो अगर आप में किसी का भी मैक्सिमम निकालते हो इसमें से, ठीक है, सो वो 3 आएगा। 1, 3 का मैक्सिमम 3, 2, 3 का मैक्सिमम बड़ी वाली वैल्यू 3, 3, 3 का मैक्सिमम भी 3, 3, 2 का मैक्सिमम भी 3, 3, 1 का मैक्सिमम भी 3। सो ये पैटर्न बनता है। वैसे आपको पैटर्न फॉलो नहीं करना चाहिए, आपको केसेस ही सोचना चाहिए।
2,3, 3,3, यहाँ उल्टा हो जाएगा, पहले पे 3 आ जाएगा, फिर 2, और पहले पे 3, फिर 1। सो ऐसा कुछ पैटर्न बनता है ये, ठीक है। बट पैटर्न हमेशा काम नहीं आएगा, आपको केसेस बनाते आना चाहिए, ठीक है। सो वीक 2 में मैंने केसेस सारे बनाना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल दीज आर 9 केसेस एंड टोटल केसेस आर 36, ठीक है। सो फेवरेबल जो केसेस है हमारे, जहाँ 3 मैक्सिमम आ रहा है, वो है 9 केसेस, और टोटल केसेस जो है हमारे वो है 36। तो आंसर हो जाएगा 9/36, दैट इज 1/4, ठीक है। हाँ, सो 1/4 इज करेक्ट आंसर। अब इन्होंने पूछा, सो इफ प्रोबेबिलिटी z इक्वल टू 4 और इसकी वैल्यू आएगी कुछ a/36, ठीक है। सो हमें a की वैल्यू बताना है, मतलब प्रोबेबिलिटी z/4 को कैलकुलेट करो, वो जितना भी आएगा उससे कंपेयर कर लेना a/36, ठीक है। सो z इक्वल टू 4 कब कब होगा, ठीक है, ये हमें बताना है। तो वैसे तो पैटर्न से आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो कि ये पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है, बट z इक्वल टू 4 के केसेस बना लेते हैं। सो केसेस क्या क्या बनेंगे, या तो 1,4 होगा, या 2,4 होगा, या 3,4 होगा, या 4,4 होगा। अब उल्टा कर लो, या तो 4,3 होगा, या 4,2 होगा, या 4,1 होगा। यहाँ सारे केसेस देख लो आप, 4 के साथ 1 लोगे, ठीक है, तो भी 4 आएगा, 4 के साथ 2 लोगे तो भी 4 आएगा, 4 के साथ 3 लोगे तो भी 4 आएगा, 4 के साथ 4 लोगे तो दोनों मैक्सिमम हो जाएंगे, 4 आ जाएगा। 3 के साथ 4 लोगे अब तो भी 4 आएगा, 2 के साथ 4 लोगे तो भी मैक्सिमम 4 आएगा, और 1 के साथ 4 लोगे तो भी मैक्सिमम 4 ही आएगा। सो 4, 3, 7 केसेस आर देयर, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल बाय टोटल। फेवरेबल केसेस कितने हैं, 7 केसेस है, टोटल कितने केसेस है, 36 केसेस है। सो प्रोबेबिलिटी z इक्वल टू 4 आ रहा है 7/36। So this is equal to 7/36. So a is equal to 7, ठीक है। So ये भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सपोज दैट द रैंडम वेरिएबल x denotes number of items produced in a factory. So x denote कर रहा है number of item produced in a factory with mean and variance. So expected value of x दे रखा है that is 50 and variance of x दे रखा है 25. So variance दे रखा है और एक्सपेक्टेड वैल्यू दे रखी है। अब क्या पूछा है, यूजिंग मार्कोव्स इनइक्वालिटी फाइंड अ बाउंड ऑन द प्रोबेबिलिटी। तो मार्कोव्स फाइंड करना है, तो मार्कोव्स का फॉर्मूला x ग्रेटर देन इक्वल टू c इज लेस देन इक्वल टू म्यू बाय c, दैट द वीक प्रोडक्शन, ठीक है। सो x रिप्रेजेंट प्रोडक्शन विल एक्सीड 74, है ना, अच्छे से पढ़ना, विल एक्सीड 74 मतलब 74 से ज्यादा होगा, ऐसा नहीं बोला है इक्वल टू एंड विल एक्सीड 74, है ना, विल एक्सीड बोला है, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 74। सो डिस्क्रीट में क्या होता है, 74 के बाद 75 जो नेक्स्ट नंबर है उसको हम लेंगे, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 75, ये मैंने थ्योरी लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो यहाँ जल्दी से करेंगे, ठीक है। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 75 हो जाएगा, एक्सीड 74 मतलब नेक्स्ट इंटीजर लेंगे, ठीक है। हाँ, कंटिन्यूस के लिए बाद में आएगा, अभी के वीक में ये नहीं है, मार्कऑफ्स नहीं लगाते कंटिन्यूस को, ठीक है। इज लेस देन इक्वल टू म्यू बाय सी। सो म्यू की एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 50 एंड यही होता है सी, ठीक है, यही होता है सी। सो इसी से डिवाइड करेंगे, 50/75 इज 2/3। सो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 75 इज लेस देन इक्वल टू 2/3, तो ये सही हो जाएगा। यूजिंग चेबिशेव फाइंड अ लोअर बाउंड। सो लोअर बाउंड वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है, तो प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला। सो मॉड कैसे ओपन करते हैं, अगर मॉड आप ओपन करोगे तो ये आएगा x माइनस म्यू लाई करेगा बिटवीन के सिग्मा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के सिग्मा, ठीक है। अब ये जो म्यू है ये दोनों साइड जाएगा, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। सो प्रोबेबिलिटी म्यू माइनस के सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू म्यू प्लस की प्रोबेबिलिटी दैट दिस वीक्स प्रोडक्शन, ठीक है। सो जो x हो रहा है वो लाई कर रहा है बिटवीन 60 एंड 40। सो दिस लाइज बिटवीन 60 एंड 40, ठीक है। सो हमने इसी वे में बना लिया है इसको, सो इससे कंपेयर कर लेंगे प्रोबेबिलिटी
x लाइज बिटवीन 60 एंड 40, ठीक है। सो इसको कंपेयर कर लो और यही होता है लोअर बाउंड, दैट इज 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर, ये जो वैल्यू है यही होती है लोअर बाउंड, ठीक है। सो यहाँ से बोल सकते हो आप म्यू माइनस जो के सिग्मा होगा वो होगा इक्वल टू 40, तो यहाँ से बोल सकते हो म्यू प्लस के सिग्मा होगा 60। एक कंडीशन काफी है क्योंकि हमारे पास म्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है 50, वेरिएंस क्या होता है सिग्मा स्क्वायर इज 25, तो दोनों साइड रूट ले लो तो स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा मिल जाएगा, दैट इज 5, ठीक है। तो सिग्मा भी मिल गया। सो जस्ट पुट करना है, म्यू की वैल्यू है 50, सिग्मा की वैल्यू है 5, दिस इज 40, so this will go this side, so k into 5 equal to 10, so k will come out to be 2, so k की वैल्यू 2 आ रही है। so लोअर बाउंड क्या होगा 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर, है ना, यहाँ 1 है, 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर विल बी अ लोअर बाउंड, so 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 बाय 4 3 बाय 4, दैट इज 0.75, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। हाँ, एक बार 2x पे लेक्चर जाके देख लो, आपको एक एक चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। 100 स्कोर कर सकते हो सिर्फ वो सीरीज को 2x या 1x पर देखो, तो सब कुछ इंक्लूडेड है, A to Z एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द सीरीज, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो सबसे पहले पीडीएफ सुन के एक ही चीज समझना चाहिए, इट इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। ये नहीं चमक रहा है तो अभी तक दिक्कत है, पीडीएफ मतलब कंटिन्यूअस, अगर पीएमएफ होता तो डिस्क्रीट, ठीक है। और पीडीएफ की गिवन वैल्यू है स्मॉल f है, मतलब पीडीएफ है, ठीक है। पीडीएफ दिया है 0 से 1 तक, 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, और 0 है अदरवाइज, ठीक है। और वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ के, सो वैल्यू ऑफ के कैसे निकलेगी, टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 करके, ठीक है। सो पीस वाइज इंटीग्रेशन कर दो, 0 से 1 तक इंटीग्रेशन कर दो 1/10 का, के एक्स का इंटीग्रेशन कर दो 1 से 2 तक, 3/10 का इंटीग्रेशन कर दो 2 से 3 तक, और बाकी जहां भी इंटीग्रेशन करोगे वहां 0 आएगा, इसलिए हम करते नहीं है, बाकी ऑब्वियसली होता तो है। सो इंटीग्रेशन 0 से 1 का करना है, 1/10 का करना है, एक्स वेरिएबल है इसलिए dx से कर रहा हूँ, और के एक्स का करना है 1 से 2 तक, तो के एक्स का इंटीग्रेशन करना है आपको 1 से 2 तक dx, प्लस 2 से 3 तक करना है 3/10 का, 2 से 3 का करना है 3/10 का, और जब आप इसका इंटीग्रेशन कर देते हो इक्वल टू 1 रख देना, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। तो मैं थोड़ा सा इधर चले जाऊँ ताकि इंटीग्रेशन कर पाए, 0 से 1 का 1/10 का, प्लस 1 से 2 का के एक्स का, है ना, हाँ dx लिख लो यार, थोड़ा सा जल्दी है, फिर 2 से 3 का, लेक्चर बहुत लेंदी हो जाता है, दिक्कत वो है ना, 3/10, और अभी आपके पास टाइम कम है, ठीक है। तो जब डिटेल लेक्चर कराने थे तब डिटेल कराए थे, अब टाइम कम है तो अब जल्दी जल्दी करना ही पड़ेगा। सो 1/10 dx को इंटीग्रेट करोगे x आएगा, ठीक है, x को 0 से 1 रख दो, के x का हो जाएगा x²/2, 2 बाहर ले लो, x² यहाँ ले लो, 1 से 2, प्लस 3/10 यहाँ, ठीक है, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x 2 से 3, सो ये जाएगा 1/10, x की वैल्यू 1 रखो, सो 1 माइनस 0, ये k एज इट इज, सो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, दैट इज 3 हो जाएगा यहाँ, 3/10, 3 माइनस 2 वुड बी 1, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1, इसलिए इसको 1 से इक्वेट कर देते हैं। सो 3/10 प्लस 1/10 दैट इज 4/10, प्लस 3k/2, एलसीएम लेना है, ठीक है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इक्वल टू 1, तो ये भी 10 हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर भी 10 है, सो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 3 का 15k इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर 10 इधर जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। सो k हो जाएगा यहाँ से 10 माइनस 4 दैट इज 6/15, ठीक है। सो k की वैल्यू आएगी 6/15, दैट इज 3 से डिवाइड करो, सो हो जाएगा 2/5, इसको लिख सकते हो 4/10, है ना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 4/10 दैट इज 0.4, सो आंसर आएगा 0.4, ऑब्वियसली आ रहा है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी 1 से 2.5 तक की आपसे पूछी है, ठीक है। सो सिंस ये कंटिन्यूअस है, अगर प्रोबेबिलिटी पूछी है तो इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, हाँ इंटीग्रेशन करेंगे, और कैसे करेंगे, 1 से लेके कहाँ तक की पूछिए, 1 से लेके 2.5 तक की, भैया यहाँ तो इक्वल टू है ही नहीं, ठीक है,
और अगर मैं ये वाला लगा दूं तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं भाई, कंटिन्यूअस में प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट 0 होती है, तो 1 इंक्लूडेड हो या ना हो, 2.5 इंक्लूडेड हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये सेम चीज डिस्क्रीट के लिए पूछ लेता, ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन x लेस देन 2.5, सो यहाँ सिर्फ डिस्क्रीट के लिए पूछ लेता तो डिस्क्रीट में इक्वल टू का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो ये बोल रहा है ग्रेटर देन 1 हो, मतलब ओपन ब्रैकेट आएगा 1 पे, ठीक है, और 2.5 से छोटी हो। सो सिर्फ एक वैल्यू आती है इंटीजर वैल्यू डिस्क्रीट में, अगर ये डिस्क्रीट होता तो आप यहाँ से सिर्फ ये निकालते, ठीक है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, बट सिंस ये कंटिन्यूस है सो आप पूरा इंटीग्रेट कर सकते हो 1 से लेके 2.5 तक, ठीक है। हाँ, क्योंकि डिस्क्रीट में सिर्फ इंटीजर वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी होती है, कंटिन्यूस में हर छोटे पॉइंट पे 1.000000001 पे भी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। सो 1 से 2 तक इसको इंटीग्रेट करना है और 2 से 2.5 तक इस वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। सो k की वैल्यू कितनी आई थी? k की वैल्यू आई थी 4/10 रख लेता हूँ, है ना, 0.4 तो दिक्कत करेगी। सो kx था, सो k की वैल्यू है 4/10 टाइम्स x, 1 से लेके 2 तक यहाँ चले जाएगा और 2 से लेके 2.5 तक आप रख सकते हो, क्या है वहाँ फंक्शन है 3/10, सो 3/10 रख ले, दोनों में dx लगा लेना, मैं उतना नहीं करता, ठीक है। 4/10 बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2, सो 2 में बाहर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 1 से लेके 2 तक प्लस 3/10, यहाँ इंटीग्रेशन x हो जाएगा, सो 2 से लेके 2.5 तक, ठीक है। सो ये जाएगा 4/20 x² that is 2 square minus 1, so 2 square minus 1 square that is 3 plus 3/10, so 2.5 is 5/2 and minus 4, ठीक है, so 4/2 लिख सकता हूँ इसको, 5/2 minus 4/2 that is 1/2, so 4 3s are 12/20 plus 3/20, so total is 15/20 that is equal to 3/4 that is equal to 0.7, दोनों का आंसर 0.75 है, अच्छा इसका ही है ना 0.75, ठीक है, सो 0.75 इसका भी आंसर आएगा जो कि एकदम सही है, ठीक है। सो मैंने ऑब्वियसली आपको लेक्चर देखना चाहिए, है ना, बहुत क्लैरिटी मिलेगी, बट अगर आप इसको बिना लेक्चर देखे लगा पा रहे हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है लेक्चर देखने की, अगर आपसे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं बन रहे तो लेक्चर को अभी भी टाइम है 2x पे देख लो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, अब एक PY और करेंगे दैट इज सितंबर 2023 का, और अगर और नीड होगी तो बता देना, मेरे हिसाब से 3 PYQs इनफ है, और जो हमारी वीडियोस है वो तो बहुत इनफ है, अगर आप हमारी वीडियोस और 3 PYQ लगा लेते हो तो आप 100 स्कोर कर सकते हो, मैं तो ऑलरेडी कर चुका हूँ, अब आपकी बारी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।